हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम आपके साथ में लेके आए हैं एक अपना नया टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये जो आपका टॉपिक है ये मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर 20 नंबर का जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें आपको पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो मतलब कि 20% क्वेश्चंस आपको यहाँ से सीधे सीधे मिलेंगे। इस सब्जेक्ट को जो हम पढ़ेंगे इतने इजी वे में पढ़ेंगे कि आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो ये इस सब्जेक्ट बेसिक क्लास है। यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका नाम, इस जो नाम को दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो सिलेबस आपको दिया गया है उसके अंतर्गत जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही आप देखेंगे पंचायत जो आपका एग्ज़ाम है पटवारी का, उसमें 5 यूनिट दी गई हैं। उसमें से एक यूनिट है आपकी पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक हैं, उनको हम देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कभी भी सिलेबस नहीं देखते, सीधे जो हाथ में आता है वो पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एग्ज़ाम के सिलेबस को जानेंगे। ये मैंने आपको बताया कि ये बेसिक क्लास है। इसके अंतर्गत सिर्फ हम ये समझेंगे इसका नाम का मतलब और कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, कहाँ से पंचायती राज की शुरुआत मानी जाती है, कहाँ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, वर्तमान में इन दोनों से संबंधित क्या स्थिति है, इस सभी को हम यहाँ पर समझेंगे। अब सबसे पहले आपके सामने सिर्फ 2 नाम दिए गए हैं। पहला जो नाम है वो आपका है पंचायती राज, दूसरा है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक ना। पहले अगर हम पहले वाले नाम की बात करें पंचायती राज की, तो आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है पंचायती। अगर हम इसकी मात्रा को हटा दें तो ये हो जाएगा पंचायत। तो जितने लोग भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं आप में से, वो लोग इस नाम को आराम से पहचान लेंगे, पंचायत को। ठीक ना। लेकिन जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कभी उन्होंने गाँव के परिवेशों को नहीं देखा है, तो वो समझ सकते हैं एक तरह से जैसे आपके यहाँ पर लोकल बॉडी होती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है, जैसे आप नगर निगम बोलते हैं, उसी की थीम पर गांवों में पंचायतों का गठन किया जाता है। अब इनका गठन क्यों किया जाता है? जब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद आपको पंचायत की जो गवर्नमेंट होती है, जो स्थानीय स्वशासन होता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, इसके बारे में हम थोड़ा आपको इनके मतलब समझाने के बाद समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि पंचायती, यानी पहले हमने किस शब्द को देखा, पहले हमने पंचायत शब्द को देखा। जो शहरी परिवेश से हैं वो एक तो आप नगर निगम से इसकी तुलना कर सकते हैं, या फिर आपने कभी ना कभी बॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि पंचायत के बारे में वहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। तो यहाँ पर पहला शब्द आपका है कि पंचायत। ठीक ना। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कहा जाता है लोगों का समूह है, लोगों का समूह है। तो इसमें कितने लोग होते हैं? बेसिकली पहले आप देखेंगे पंचायत यानी पंच, जो पंचायत होते हैं उन्हें पंच भी बोला जाता था, यानी 5 लोगों का समूह है। राज, जो राज शब्द है ना, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप समझते हैं शासन। ठीक है, लोगों के समूह का शासन, शासक या फिर शासन। यहाँ पर हम शासन लिखें तो ज़्यादा अच्छा हुआ। ठीक ना। तो अब आप समझ चुके होंगे पहले शब्द का मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। ये है आपका पंचायती राज। अब देखिए, आप एक चीज़ बताइए मुझे, जब भी शासन की बात आती है या गवर्निंग बॉडी की बात आती है तो गवर्निंग बॉडी को कहाँ पर देखते हैं? गवर्निंग बॉडी आप हमेशा ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर एक निश्चित या फिर कुछ जनसंख्या हो। क्योंकि आप जब भी देखेंगे इलेक्शन की बात होती है या फिर गवर्नमेंट बनाने की बात होती है, वो शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में होती है जहाँ जनसंख्या निवास करती है। कभी आपने देखा है किसी जंगल में इलेक्शन हुआ हो या फिर वहाँ पर कोई इलेक्शन करवाया गया हो वहाँ पर रूल करने के लिए? नहीं, क्योंकि वहाँ पर ना तो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ना आपकी जनसंख्या निवास करती है। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि आपके पास जनसंख्या हो और वहाँ पर कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं हो रही हो। तो अभी हम इस शब्द को यहीं पर छोड़ते हैं। अभी तक हमने इस शब्द में क्या देखा? इस शब्द में अभी तक हमने देखा कि लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाना। अब हम आते हैं अपने दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द हमारा क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो जो ग्रामीण शब्द है, ग्रामीण से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण से आप समझते हैं गाँव वाला क्षेत्र। ठीक ना। गाँव वाले क्षेत्र को आप ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। गांव को आप सीधे परिभाषा में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? न्यूनतम आधारभूत संरचना, 1500 से 2000 के बीच में जनसंख्या,
ये सब जो स्थिति होती है ये गांव को परिभाषित करती है। अब हम यहाँ पर दो शब्द कौन सा है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य सेक्टर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम के अंतर्गत क्या आता है आपका, जितने भी रॉ मटेरियल वाले कार्य होते हैं, खनन कार्य हुआ, कृषि कार्य हुआ, एक किस में आते हैं, प्रथम क्षेत्र में आते हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र में प्रथम क्षेत्र के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके द्वारा जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसके क्षेत्र के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, उनका जो रॉ मटेरियल को जो बिल्कुल प्योर करके आगे बढ़ाया जाता है उसे हम बोलते हैं आपका द्वितीय सेक्टर। फिर हम आते हैं अपने तृतीय सेक्टर पर। तृतीय सेक्टर के अंतर्गत हम क्या बात करते हैं, तृतीय सेक्टर के अंतर्गत हम बात करते हैं अपनी जितनी भी यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र हैं उनको हम तृतीय सेक्टर में रखते हैं। ये और फिर अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं हम, अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो अर्थव्यवस्था शब्द दिया गया है इसके पहले या तो ग्रामीण या फिर गांव शब्दों को जोड़ दिया गया है। तो जब अर्थव्यवस्था के आगे कोई सा भी एक शब्द जोड़ दिया जाता है फिर हम पूरे अर्थव्यवस्था की बात ना करके केवल इतने ही शब्द की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अगर इस शब्द के आगे एक शब्द जुड़ा होता है घरेलू अर्थव्यवस्था, तो घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम वो सारी बातें करते हैं, किस तरह से एक घर की अर्थव्यवस्था चलती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक शब्द दिया गया है कि अर्थव्यवस्था कहाँ की, गाँव की अर्थव्यवस्था। तो आप मुझे बताइए गाँव की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अब क्या पढ़ते हैं। गाँव की अर्थव्यवस्था के बाद अब कभी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं पाएंगे। देखिए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे मुख्य चीज़ क्या होती है वो कृषि होती है, ठीक ना। कृषि को कहा जाता है कि ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो पहला हुआ आपका क्या, कृषि। दूसरी यहाँ पर चीज़ हम देखेंगे, दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी, देखने को मिलेगी आपकी पशुपालन। ठीक ना, पहला कृषि, दूसरा पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत हम सभी जितने भी पालन किए जाते हैं, चाहे वो भेड़ पालन हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो यहाँ पर हम एक शब्द और लिख देते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक ना, यानी कि मछली पालन हो, कुक्कुट पालन हो, जो मुर्गी पालन होता है वो हो, इन सभी चीज़ों को हम लगते हैं कहाँ पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब जब मैंने आपसे बोला कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर आप कभी कभी बड़ी इंडस्ट्री नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लघु उद्योग देखने को मिल जाएंगे। लघु उद्योग, तो लघु उद्योग के अंतर्गत आप पाएंगे कि कई तरह के छोटे मोटे एक घर के अंतर्गत, एक कमरे के अंतर्गत जितने भी उद्योग लगा दिए जाते हैं उनको हम लघु उद्योग में अगर रखते हैं, तो ये परिभाषा होती है आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, साथ में हम उन चीज़ों को भी देखेंगे जिसके अंतर्गत एक ग्राम समुदाय पूरा जिससे प्रभावित होता है। जैसे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि है, इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आपकी जो हरित क्रांति हुई थी उसको, भूमि सुधार को, उसके बाद सिंचाई आपकी जो सुविधाएं होती हैं उनके बारे में, परियोजनाओं के बारे में, फिर जो सरकारी योजनाएं होती हैं ग्रामीण से क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे कि ग्राम आवास योजना, ठीक ना, या फिर फसल बीमा योजना, या फिर आप ग्राम सड़क योजना देख सकते हैं, ठीक, ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी, इन सबको हम यहाँ पर रख के देखेंगे। अब जब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है और कृषि क्षेत्र जहाँ पर, या फिर कृषि क्षेत्र या फिर कोई भी आर्थिक क्रिया होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किसकी, उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक गवर्नमेंट की। तो वही गवर्नमेंट आपकी कौन है, पंचायती राज, जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को देखती है। तो ये तो बेसिकली हमने इन दोनों शब्दों को देखा। अब क्या इन दोनों की उत्पत्ति आधुनिक भारत में हुई, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति आधुनिक भारत में हुई हो, क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत में भी देखें तो आप पाएंगे, सबसे पहले हम चलते हैं जब मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में ही था और अपने जो आदि मानव की तरह जंगलों में भटकता था, उसने सबसे पहले क्या सीखा, उसने सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां सीखी, कैसे पशुओं को मार के उन्हें पहले खाया जाए, फिर कैसे पशुओं को पालन किया जाए, कैसे कृषि अर्थव्यवस्था की उन्होंने शुरुआत की। जब उन लोगों ने ये चीज़ शुरू की तो उसके बाद ये पहुँचे कहाँ पर, फिर उन्होंने देखा कि हमारे पास बिल्कुल पूरा एक तरह से हम वेल मैनेज सोसाइटी में आ चुके हैं, तो अब हमें एक नियम ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें। तो उन्होंने अपने ऊपर रूल करने के लिए एक समिति का गठन किया। तो वही समिति आपके धीमे धीमे पंचायती राज के मॉडल पर विकसित हुई। तो ये तो हमने बात की आदि मानव में।
अब हम थोड़ा आगे चलें तो आप देखेंगे जो अशोक के स्तंभ है या फिर जो मौर्य साम्राज्य की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य ने भी अपने साम्राज्य के बारे में जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनके बारे में भी जानकारी दी है कि उनका प्रशासन कैसे चलता था। एक अधिकारी होता था जो पूरे गांव के ऊपर नज़र रखता था। ठीक इसी तरह आप देखेंगे जो इतिहास है, इतिहास में कहा गया है, एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, MPPSC में इस बार भी आया था और आज से 2 या 3 साल पहले भी आया था। उसमें उन्होंने पूछा था कि किस साम्राज्य की विशेषता थी ग्रामीण प्रशासन। ठीक ना, तो आप पाएंगे ग्रामीण प्रशासन कोई वर्तमान की अवधारणा नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो उसमें जो पूछा जाता है आपका किस साम्राज्य की विशेषता है ग्रामीण प्रशासन, तो वो उसका आपका औसत था चोल प्रशासन। चोल प्रशासन अपने आप में इतनी उन्नत ग्रामीण व्यवस्था लेके चलता था जो आपके इतिहास में रिसर्च का विषय बना हुआ है। तो यहीं से आप देखेंगे पंचायत या फिर पंचायतन शब्द की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे जब मानव अपने आप को सुधारता गया, उनके ऊपर रूल करने के लिए लोगों का समूह एक तरह से और भी उन्नत होता गया। फिर उन्होंने अपने ऊपर रूल करने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया। उसी में से आप देखें कौन? पंचायतन। तो यहाँ पर हमें एक शब्द देखने को मिलता है अपना पंचायतन। पंचायतन शब्द का उपयोग आप वेद पुराण इन सब में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्राम जो समुदाय था उसके ऊपर शासन जो करते थे पहले उन्हें पंचायतन के नाम से जाना जाता था। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे मध्यकाल में आएंगे तो मध्यकाल में आप देखेंगे एक शब्द आएगा जमींदार। जमींदार भी शब्द जो है आपका वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही इंगित करता है। देखिए जमींदार का काम क्या होता था? जमींदार का काम होता था, अब जिस क्षेत्र की इसे जमींदार बनाया गया है, जिस क्षेत्र जैसे बिलोंग करता है वहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करना और जो राज्य शासक है उसके पास उसे भेजना। तो एक तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, जो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसको देख रहा है। वो बात अलग है कि इसका अधिकतर ध्यान जो रहता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करने में रहता था, ना कि वहाँ पर सुधार करने के लिए। तो जमींदार का पहला काम क्या हुआ था? जो रेवेन्यू कलेक्ट करना था उसको वहाँ से कलेक्ट करके आगे भेजना। फिर कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने इन्हें पावर भी दी। क्या पावर दी? कि अगर आपके क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी क्राइम होता है, छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं आपके यहाँ, उनको आप रेगुलेट करेंगे, उनके ऊपर आप डिसीजन लेंगे। जो बड़े क्राइम होंगे वो शासक देखेंगे, छोटे क्राइम आप देखेंगे। तो एक तरह से इन्हें यहाँ पर शासन करने या फिर छोटे छोटे शासकों की भूमिका में भी ये आने लगे, एक तरह से प्रतिनिधि। ठीक, तो अभी हमने समझा कहाँ तक आए, अभी मध्यकाल तक आए। जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ पर कई सारी विदेशी कंपनियाँ आनी शुरू हुई। जब विदेशी कंपनियाँ आनी शुरू हुई तो उसमें से आपकी कौन विजेता हुई? आपकी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उनकी जो नीति थी वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत को लूटने की थी। जब उन्होंने इस नीति को अपनाया तो उनकी इस नीति के कारण भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी, क्योंकि वो कच्चा माल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जाते थे, इंडस्ट्रीज में जाके उसको बहुत ही कम रेट में उत्पादन करते थे, जो प्रोडक्ट था उसका उत्पादन करते थे, फिर ला के भारत में फिर से यहाँ पर उसे बेच देते थे। तो वह भारत के ही रॉ मटेरियल्स भारत का ही शोषण कर रहे थे। इसके मुकाबले जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी आपके उस टाइम की वो सर्वाइव नहीं कर पाई और ये कोलैप्स कर गई। जब ये व्यवस्था आपकी कोलैप्स की तो अब आप बताइए, जब गांव में कोई भी अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है, गांव में लोग परेशान हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, तो यहाँ पर क्या पंचायती राज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पंचायती राज क्या है? शासन करने वाली संस्था है। शासन कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर कुछ ना कोई आर्थिक गतिविधियाँ हो और लोगों का समय हो। लोग परेशान हैं, ऊपर से पास उनके पास कोई इनकम भी नहीं है। ठीक, छोटे मोटे जो शासक हैं, जो जमींदार बने बैठे हैं, वो इनसे तब भी लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर कोई पंचायत या पंचायतन जैसी आपको व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। फिर अब हम आते हैं धीरे धीरे कब? आधुनिक भारत में। जब हम आधुनिक भारत में आते हैं और हम पूरी तरह से स्वतंत्र हुए कब? 1947 में, और 1950 में हमने अपने संविधान को अपनाया। जब हमने अपने संविधान को अपनाया तो उस समय हमें ये भारत के संविधान की दुर्भाग्य था कि जो हमने 1950 के संविधान को अपनाया उस टाइम हमने जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको अपने संविधान में नहीं रखा। इसे हम दुर्भाग्य कहेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण संस्था जो आपके प्राचीन काल से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक, बल्कि उनके शासन करने के कुछ समय बाद तक भी आपके यहाँ स्थापित रही, उसको हमने संविधान में स्थापना नहीं दी।
इसकी जो महत्वता है, किसकी, पंचायती राज की जो महत्वता है, आप उसे इस अंदाज से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे आपके यहाँ, जो गवर्नर था कौन, मेडकॉफ ने भी कहा था कि आपके यहाँ पर जो पंचायत हैं वो आपके यहाँ छोटे छोटे गणतंत्रों की भूमिका में हैं। वो भी इनकी महत्वता को जानता था। उसने भी कहा था जो आपके पंचायत है वो छोटे छोटे गणतंत्र की भूमिका में है। इसी के साथ गांधी जी का भी एक फेमस कोट है। गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांवों में निवास करता है। तो उनका जो असली भारत से मतलब था, उनका सीधा सीधा मतलब था, देखिए 2 क्षेत्र आपके यहाँ पाए जाते हैं। पहला शहरी क्षेत्र, दूसरा है आपके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अगर आप शहरी क्षेत्र, और देखिए जनसंख्या ज़्यादातर कहाँ पर रहती है, जनसंख्या ज़्यादातर अभी भी ग्रामों में निवास करती है। यहाँ पर अगर हम पाएंगे तो 60 to 70% जनसंख्या आपकी अभी भी गांवों में निवास करती है, वहीं 35 to 30% आपकी शहरों में निवास करती है। ठीक ना, तो ये आपकी है जनसंख्या। ठीक, इतनी से। तो अब अभी आप देखो मेजॉरिटी कहाँ पर है, गाँवों में। और गाँवों भी अभी आपके यहाँ देखेंगे तो अधिकतर जो अभी वर्तमान में सेवा सेक्टर आगे बढ़ चुका है, और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, जो कृषि क्षेत्र है, वो आपका थोड़ा पीछे जाता जा रहा है। जो अर्थव्यवस्था में माना जाता है जिसका जितना योगदान होता है वो आपके यहाँ मुख्य सेक्टर होता है। तो भारत में अभी आप देखेंगे तो सेवा सेक्टर का काफ़ी योगदान है, इसीलिए ग्रामीण द्वितीय स्तर पर आ चुका है। और आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इतना अच्छा हुआ नहीं कि उसे हम सही से मान सकें। तो पहले क्षेत्र पर आपके यहाँ सेवा सेक्टर आया, और अभी भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं 17 से लेकर 20% तक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, वो आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। तो इसकी महत्वता को देखते हुए, ये तो वर्तमान की स्थिति है। अगर हम 1950 गांधी जी के टाइम की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का काफ़ी मजबूत योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में रहा है। इसी योगदान को देखते हुए गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी का दूसरा फेमस स्टेटमेंट था कि ग्राम सभा से लोकसभा तक, लोकसभा आप जानते होंगे जो भारतीय संसद है, उसका जो दो हाउस हैं उसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा। तो उन्होंने जो बोला था ग्राम सभा से लोकसभा तक के लोकतांत्रिक ढांचे की गांधी जी ने कल्पना की थी। उन्होंने बोला था कि प्रतिनिधित्व जो है वो ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक होना चाहिए। इतनी महत्वता गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था को देते थे। ठीक, फिर एक गांधी जी का कूट और है कि आज जो आज़ादी है, आज़ादी नीचे से ऊपर की ओर शुरू होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या था नीचे से ऊपर की ओर, वो अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना महत्वपूर्ण योगदान था हमारे शहर में जिसकी वजह, हमारे अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों को रेगुलेट करने के लिए एक अलग बॉडी बनाने की बात की थी जो पंचायत नाम से जानी जाती थी। इस चीज़ को आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक इन दोनों शब्दों का नाम समझा, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो व्यवस्था चलती थी उसको देखा। अब हम आते हैं कि जो गांधी जी का स्टेटमेंट था कि आज़ादी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आनी चाहिए। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक और महान व्यक्ति का स्टेटमेंट समझना चाहिए। देखिए आपके यहाँ पर सबसे पहले कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आपके यहाँ आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट आपके यहाँ हो गई। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे राज्य को देखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को देखती है। अब इसके बाद आपके यहाँ तीसरी गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जिसे हम पंचायत के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो नीचे जाते जाते वो केवल 10 पैसे बचते हैं। ये उनका फेमस स्टेटमेंट है। आप पार्लियामेंट में इसे सर्च करके कभी भी सुन सकते हैं। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो इस स्टेटमेंट का आप मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ये दिल्ली है, दिल्ली से पैसा चला आपका स्टेट में पहुंचा, स्टेट में पहुंचने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा यानी जिलों में पहुंचा, जिलों के बाद वो तहसील में पहुंचा, तहसील के बाद वो विलेज लेवल पर पहुंचा, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा। तो यहाँ से यहाँ तक कई लोगों के कई अकाउंट में ऐसे होकर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं रिसाव होगा। लोग हैं, कहीं ना कहीं नीयत खराब होती है। तो यहाँ से 1 रुपये चला था, ठीक ना, यहाँ तक जाते जाते कितना बचा, 10 पैसे, यानी कि इनके बीच का जो गैप है आपका 90 पैसे गायब हो चुकी है। तो विकास करना संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई बॉडी को यहाँ पर लेके आए
उन्होंने बोला कि यहाँ, और पहली चीज़ तो हमने देखा पैसा कमाया। दूसरी जो मुख्य बात थी इस व्यवस्था को लाने की, उसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे कि आप कहीं पर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आप दिल्ली में या फिर इंदौर में रह के आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको हर महीने 10,000 रुपये की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको 10,000 रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पिताजी आपको पैसे भेजते हैं। अब आपके पिताजी के पास दो ऑप्शन हैं, या तो सीधे सीधे 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार इस पैसे को आप खर्च करें, जितना शेष बचे उसका हिसाब अपने पिताजी को देके अगले महीने उतना कम पैसा उनसे आप ले लीजिए, या फिर आपका जो अतिरिक्त पैसा बचा है वो उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिससे वो अगले महीने फिर आपको 10,000 भेज दें। एक तो विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि आपके पिताजी आपकी ज़रूरतों के अनुसार जो ज़रूरतें आपकी हैं, जैसे कि 2 कॉपी, उन्होंने सोच लिया कि आपको 2 कॉपियों की जरूरत पड़ेगी, 2 रफ कॉपी चाहिए आपको, ठीक, साथ में 1 जोड़ी कपड़े चाहिए, खाने पीने का क्या क्या आइटम चाहिए वो सब लेके आपको भेज दें। वो उन्हें भेज दिया, लेकिन अब उन्होंने क्या है अपनी मर्जी से भेजा है। आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जैसे आपको इस महीने कॉपियों की ज़रूरत नहीं थी, इस महीने कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत थी कुछ और चीज़ों की, कोचिंग की फीस जमा करने की, लेकिन उन्होंने भेजे क्या, पैसे तो भेजे नहीं, सामान भेज दिया जो आपके यूज़ का नहीं है। तो अब मुझे बताइए पहली वाली व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होगी या दूसरी वाली व्यवस्था अच्छी होगी? तो आप सीधे से कहेंगे कि जो पहली वाली व्यवस्था है कि आप 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालिए, बाद में जितना भी शेष बचेगा हिसाब देके या तो वो अगले बार के लिए उतना कम भेज दीजिए, या मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा तो आप फिर से 10,000 मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। इसी तरह जब तक हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था नहीं थी तो प्रॉब्लम क्या आती थी, जैसे कोई गांव है, जैसे कि एक विलेज, ये वाला विलेज है, ठीक ना, और ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है कि हर बार हर गांव में जाके आपके यहाँ का मुआयना कर सके कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बनाती है। स्कीम बनाने के साथ में क्या करती है, जैसे कि वर्तमान में आप माने आपके यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है और गवर्नमेंट लेके आई स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत हर गांव में हर घर में टॉयलेट बनाई जानी है। आपका गांव काफ़ी एडवांस है और आपके गांव के हर घर में एक टॉयलेट है पहले से, इस योजना के आने से पहले से, ठीक। तो ये योजना कौन सी है आपकी, स्वच्छ भारत अभियान। ये आपके यहाँ योजना आई, आपके यहाँ हर घर में पहले से टॉयलेट बनी हुई है। गवर्नमेंट ने इस योजना के तहत हर गांव को 1-1 करोड़ रुपए दिया कि वो अपने यहाँ पर, या जो आपके यहाँ तहसील लेवल का जो अधिकारी है उसे पैसा दिया कि फलाना फलाना जो गांव है, आपके गांव का नाम है एक्स, कि एक्स गांव में आपको 1 करोड़ रुपए से हर घर में टॉयलेट बनवानी है। लेकिन आपके गाँव में हर घर में टॉयलेट है और लेकिन आपके यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी व्यवस्था नहीं है। अब जो अधिकारी है वो आपके गांव में आया, उसने देखा कि आपके यहाँ पर हर घर में टॉयलेट है, तो वो इस पैसे का क्या, देखिए मानव है, कहीं ना कहीं लालच उसके दिमाग में आएगा, तो इन्हीं टॉयलेट को दोबारा अपने कॉपी में दिखा देगा और यहाँ से चला जाएगा। जो पैसा होगा या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर इस पैसे को वापस भेज दिया जाएगा सेंट्रल स्टेट के पास, तो आपको उस पैसे का कोई यूज़ नहीं मिला। वहीं अगर गवर्नमेंट आपसे बोले कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जैसे आपके यहाँ, अब उसके यहाँ ये थी पंचायत आने से पहले की व्यवस्था, अब आपके यहाँ पंचायत बॉडी आ चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट आपसे बोले कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, इन पैसों से हमने एक स्कीम लेके आई, वो ये स्कीम है आपकी स्वच्छ भारत अभियान। इसके तहत आपको अपने हर घर में एक टॉयलेट बनानी है। अगर आपके यहाँ पहले से हर घर में टॉयलेट है तो आपको यहाँ पर जिसकी जब से ज़्यादा ज़रूरत है उस कार्य को आप कर सकते हैं। तो आपके यहाँ टॉयलेट पहले से थी लेकिन ज़रूरत था आपको ड्रिंकिंग वाटर की, तो आपने अपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से कई सारी बोरिंग करवाई, पूरे गांव में नल दिए, पानी आने लगा। तो ये व्यवस्था अच्छी थी या पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी कि आपके यहाँ टॉयलेट होते हुए भी गवर्नमेंट को पता नहीं है आपके यहाँ हर गाँव में टॉयलेट है, उसने पैसा भेजा, या तो वो पैसा कोलैप्स कर जाएगा, वापस चला जाएगा, या इसका बंदरबाट हो जाएगा।
तो मुझे लगता है ये वाली व्यवस्था आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी जो पंचायत वाली थी। इसी के उद्देश्य से हमारे यहाँ पर पंचायतों को लाया गया था। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये देश का दुर्भाग्य था कि हमने मूल संविधान में अपने में पंचायतों को नहीं रखा। वो कैसे? देखिए, संविधान हमारा लागू होता है 1950 में। कुछ प्रावधान इसके जो थे 1949 में लागू हो गए थे। पूरा संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 में। ये जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे 1949 में कौन कौन से प्रावधान हुए थे, 1950 में फिर कैसे पूरा संविधान लागू हुआ। ऐसे की जल्दबाजी थी कि इसको पहले किया गया। ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है। अभी हम केवल यहाँ पर ये दोनों टॉपिक को देख रहे हैं। तो आपके यहाँ पर 1950 में आपका संविधान लागू होता है पूरी तरह से। और जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपके यहाँ लाई जाती है कब? 1993 में। 1992 में एक्ट लाया गया था, 1993 में ये पास हो गया था। ठीक है, तो 1993 में आपके यहाँ 73 और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा आपके पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर गैप है। लगभग आपके यहाँ जो पूरा है आज़ादी का जो संविधान लागू हुआ उसके 43 ईयर्स बाद, और स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो +3 और ऐड कर दीजिए 47, ठीक ना, 46 ईयर्स बाद आपके आज़ादी के आपके पंचायतों को यहाँ पर लाया गया। ये देश का दुर्भाग्य था कि संविधान के जो इतने महान निर्माता थे, किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि जो आपका मूल संरचना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको ही इन्होंने शासन स्थापित करने के लिए पंचायती राज जैसी व्यवस्था को नहीं दिया। तो आपके यहाँ पंचायत जो आई वो कब आई? वो आई आपकी 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में, 1992 में प्रोसेस की गई थी। इसके पीछे समय समय पर कई सारी समितियों का गठन किया गया। जैसे कि सबसे पहले जो समिति थी आपकी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ये आपकी आई थी 1957 में। फिर अगली समिति आपकी आती है कब? 1977 में। ये कौन सी, सॉरी, इसका आपकी अगली समिति आएगी 1963 में। 1957 के आपकी 7 साल बाद आई थी 1963 में। ये थी आपकी के संथानम समिति। ऊपर वाली कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। फिर इसके बाद आपकी 1977 में अगली समिति आती है, ये थी आपकी अशोक मेहता समिति। फिर आपकी अगली समिति आएगी 1985 में, ये थी आपकी GB के राव समिति। इन सभी समितियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो अभी हमने क्या देखा? 1957, 1963, 1977 और इसके बाद कौन सी आपकी आई थी? इसके बाद आई थी आपकी 1985। फिर इसके बाद जो क्या आपकी अगली समिति थी 1985 के एक साल बाद 1986 में आपके यहाँ कौन सी आई थी? 1986 में आपकी आई थी LM सिंघवी समिति। 1986 LM सिंघवी समिति। और फिर इसके बाद आपका शायद लास्ट जो समिति थी वो थी आपकी लास्ट समिति थी आपकी 1988 में GK थुंगम समिति। ये समितियों को यहाँ पर लाया गया था, ठीक ना। फिर इन्हीं की अनुशंसाओं पर, इन्हीं को रिसर्च करने के बाद 1993 में 73 और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार आपके यहाँ पंचायतों को जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत आपको क्या शामिल किया गया? ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर शासन करने के लिए पंचायती राज। अब जो आपके पंचायती राज की व्यवस्था है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर हम सेंट्रल की बात करें ना, तो अभी मैं ये शब्द को मिटा देता हूँ क्योंकि अभी आपको ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम एक चीज़ देखने वाले हैं यहाँ पर। क्या देखने वाले हैं? देखिए, मानिए कि ये आपका पूरा एक देश है, ठीक, ये पूरा आपका एक देश है। अब इसके अंतर्गत कितने तरह की आप व्यवस्था देखते हैं? इसके तरह के अंतर्गत हम देखते हैं 3 तरह की व्यवस्था। सबसे पहले व्यवस्था कौन सी है? सबसे पहले केंद्र सरकार, ठीक ना। तो मैं केवल केंद्र लिखता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है जो पूरे देश के लिए एक होती है, ठीक। फिर आपके यहाँ होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार जो हर राज्य में एक सरकार होती है। तो इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ये आपकी राज्य सरकार है। हर स्टेट में आपके यहाँ एक राज्य सरकार होगी। इसके सबसे नीचे फिर आता है क्या? पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था
ये आपकी पंचायती व्यवस्था। ठीक है, तो ये 3 तरह की सरकार हमारे यहाँ देखने को मिलती है। ये बात की हमने पूरी एक देश की। अगर हम सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो हम क्या पाएंगे? तो हम पाएंगे सबसे पहले आपके यहाँ क्या आता है? सबसे पहले आपके होती है जिला परिषद। जिला परिषद के बाद आपकी सबसे नीचे जो ये पूरे जिले में एक होती है, जो पंचायतों के सदस्य से ही चुन के बनती है। फिर इसकी आती है आपकी सबसे बीच में जिला पंचायत समिति। फिर आपके यहाँ क्या आता है? फिर आपके यहाँ आता है सबसे लास्ट में ग्राम पंचायत, जो हर गांव में होती है, या फिर कम जनसंख्या हो तो 2 गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है, ग्राम पंचायत। तो ये व्यवस्था आपके यहाँ 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है। जो समितियाँ मैंने आपको बताई थी, चाहे वो अशोक मेहता हो, बलवंत राय मेहता हो, GKV राव समिति हो, या फिर आपके यहाँ RM सिंघवी समिति हो, सभी समितियों ने अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप पाएंगे भारत में जितने भी राज्य हैं, इनमें किसी राज्य में 2 तरह की पंचायती राज व्यवस्था दिखाई देती है आपको, मध्य वाली नहीं होती है, और किसी राज्य में आपको तीनों पंचायती राज व्यवस्था दिखाई देती हैं। तो अभी हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक ना? तो ये जो हमने बात की, ये हमने बात की अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, सिलेबस को समझा, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको समझा। ठीक, इसी क्लास को जब हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम इसको इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको उसके अलावा जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनके अलावा और इन क्लासों को देखने के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनकी आने की संभावना है, उन सभी को हम अपने साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर ये जो क्लास थी आपकी, ये केवल और केवल अभी पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही संबंधित रहेगी।